पिछले कुछ दिनों से देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा ब्राह्मण, जस्टिस गांगुली ब्राह्मण, जस्टिस ब्रोबोले ब्राह्मण, जस्टिस चंद्रचूड़ ब्राह्मण, और ये जो अभी 2-3-4 जजों में लगातार जो है, जो पार्टी लाइन पर जिनके जजमेंट की चर्चा हो रही है, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस गंगोपाध्याय, ये सब भी संयोग से ब्राह्मण, फार दी ब्राह्मण, आप दी ब्राह्मण, बाई दी ब्राह्मण। जब कॉलेजियम से जो है चुनाव होता है तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ जातियों के जजों का वर्चस्व होता है, कुछ जातियों के जजों का वर्चस्व होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। हम खुद कह रहे हैं कि किसी भी आरएसएस या किसी भी कम्युनिस्ट या किसी भी कांग्रेसी या किसी भी विचारधारा या तटस्थ विचारधारा या आस्तिक नास्तिक किसी को भी आप जो है मतलब नियुक्त करें, लेकिन उसकी कम से कम जो है वो आपकी जुडिशियल प्रतिबद्धता तो जो है वो संविधान और क्या कहते हैं कानून के शासन के प्रति होनी चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और ये भी कहा कि सब उनसे भाजपा के लोगों ने संपर्क किया था। अब आप समझिए कि अभी इस्तीफा दिया तब कहा कि संपर्क किया था, मतलब वो जब जज थे तभी संपर्क किया था, तभी से वो भाजपा के संपर्क में थे। तो उनके जितने भी न्यायिक निर्णय हैं पिछले 5 साल के, 2 साल नहीं 5 साल के, उसकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। कार्यपालिका विधायक के साथ गोदी मीडिया तो राग दरबारी ढोलक बजा बजा के गाई रही है, अगर न्यायपालिका भी शामिल हो जाए तो आम आदमी कहां जाएगा। आज एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्या जुडिशरी, मेरा मतलब हायर जुडिशरी से, उसमें भी कुछ जजेस सीबीआई और ईडी की तरह काम कर रहे हैं। संदर्भ है अभिजीत गंगोपाध्याय का। चर्चित जज रहे हैं और पिछले साल अगर आपको याद हो तो बंगाल सरकार के खिलाफ उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा था, सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा था और सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गए थे। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है और बीजेपी ज्वाइन किया है, आज ही बीजेपी ज्वाइन किया है। अब संदर्भ यह है कि क्या सरकार को खुश करने के लिए कुछ जजेस पोस्ट रिटायरमेंट पद पाने के लिए सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके सरकार के मन मुताबिक न्याय देते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद राज्यसभा भी जा सकते हैं, किसी कमीशन के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, लोकपाल के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। पता लगा है कि जज रहते हुए गंगोपाध्याय साहब ने बीजेपी से बातचीत की थी, और पिछले साल का संदर्भ तो आपको दे ही रहा हूं। कोलिजियम को लेकर बवाल है और साथ में नेशनल जुडिशियल सर्विसेज बनाने की भी बात चल रही है। लेकिन उसके पहले देख लीजिए कि भारत की न्यायपालिका जिसका काम संविधान की रक्षा करना, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के जजेस किस किस तरह की लीला कर रहे हैं। और मेरी एक क्वेरी है एक आम नागरिक होने के नाते कि जब इस्तीफा देने से पहले ही चर्चा हो गई थी कि भाई बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उनकी बीजेपी से बात हो गई है, तो आखिर इस्तीफा स्वीकार क्यों किया गया? नंबर 1। नंबर 2, कि क्या जुडिशरी की, हायर जुडिशरी के जजों से ये अपेक्षा अगर की जा सकती है तो आम लोग और नेताओं से क्या क्या अपेक्षा की जा सकती है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज चर्चा होगी अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रकरण पर, और उन्होंने जो जो विवादास्पद फैसले दिए हैं और किस तरह से बंगाल में काम किया है, इस पे चर्चा होगी, उसकी समीक्षा होगी, और क्या उनका भाजपा ज्वाइन करने के साथ उनके निर्णयों से, उनके ओपिनियन से जुड़े हुए थे, क्या वो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे क्या? तमाम ये पहलू हैं, इस पे चर्चा करूंगा। जेपी सिंह साहब पूरे आंकड़े तथ्यों के साथ और कुछ चुटकुलों के साथ भी इस एपिसोड में मौजूद है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा। स्वागत है सर जी, नमस्कार जी सर। देखिए सर, लोकतंत्र को चौखंभा राज्य कहा जाता है जी, कि 4 खंभे या 4 स्तंभ हैं,
बहुत लोग तीन ही स्तंभ मानते हैं, मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं मानते। लेकिन बहुत लोग जो चौखंबा राज्य की परिकल्पना है और जो भी डेमोक्रेट रहे हैं, जो भी लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं, वो चौखंबा राज्य की परिकल्पना उन्होंने की, ये चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के समय से लेके आज के समय तक। इसीलिए मीडिया को भी स्वतंत्र रखने की बात की गई और ये कहा गया कि सरकारी मीडिया नहीं होगी। लेकिन आज क्या है, आज इस देश का नागरिक चौखंबा राज्य में एक तरफा नीतियों के कारण उत्पीड़ित होने, शोषित होने के लिए विवश हो गया है। चारों खंबे सड़ गए, चारों खंभों की मिली भगत हो गई है, जिनके बारे में माना जाता था कि कम से कम 2 खंबे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे। ये 2 खंबे थे न्यायपालिका और प्रेस मीडिया। मीडिया गोदी हो गई है और न्यायपालिका में जब सीधे सीधे लोग अपने जजमेंट के माध्यम से एक पार्टी विशेष, एक विचारधारा विशेष के नीतियों का जो है प्रतिपादन करते हैं, अपना कंधा देते हैं उनके जो है राजनीतिक मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 2 ये मिल गए। और विधायिका और कार्यपालिका तो पहले से ही आपके खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है। वो तो भाई सरकार है, वो तो जो है वो भले लोकतंत्र की में शासन कर रही हो, लेकिन वो राजा सम्राट की भूमिका में है। और उसमें भी अगर प्रधानमंत्री हमारा चक्रवर्ती सम्राट अपने को समझता हो, तो आप समझ लीजिए कि जो है वो कितना जो है वो क्या कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप की भूमिका हो सकती है। तो इसमें आदमी कहाँ जाए? न्यायपालिका के पास जाए तो न्यायपालिका चश्मे से देख रही है, गोदी मीडिया के पास कोई स्कोप ही नहीं है। और अगर जो कुछ पत्रकार बचे भी हुए हैं तो उनको हायर एंड फायर कर दिया जाता है, निकाल बाहर कर दिया जाता है। जितने चोटी के पत्रकार जो माने जाते थे कि ये अपनी एंकरिंग में या अपनी लेखनी में कुछ व्यवस्था का विरोध करते हैं, अगर आप देखेंगे तो मुख्य धारा की मीडिया से बाहर कर दिए गए हैं। वो अपने चाहे जीविकोपार्जन के लिए या अपने को मार्केट में बनाए रखने के लिए यूट्यूब के सहारे हैं इस समय। उनके यूट्यूब को भी सरकार जो है यूट्यूब पर दबाव डलवा करके और जो है मतलब क्या कहते हैं, उनके मैनेजमेंट दबाव डलवा के उनका जो है रीच कम कर देती है, उनको जो है बंद करा देती है। आमतौर पर वो दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया भर की उसमें बाधाएं हैं। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जिन्होंने कर्नाटक के तमिलनाडु में एक जस्टिस गौरी की नियुक्ति के समय विवाद उठा था कि वो कैडर हैं, वो भाजपा की संघ की कैडर हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा तब तो कोई जज ही नहीं मिलेगा, न्यायपालिका में सभी विचारों का समावेश होना चाहिए। उनके विचार से और न्यायपालिका के उसके विचार से कोई जो है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो न्याय करता है, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा अपनी जगह पर। लेकिन होता दरअसल व्यवहार में ये नहीं है। अभी पिछले दिनों जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि जब न्यायालय में न्याय की कुर्सी पर आप बैठते हैं तो आप जो अपने पूर्वाग्रह हैं उनको छोड़ दीजिए। आप न्याय की दृष्टि से देखिए, चाहे किसी के साथ न्याय होता हो या उसके दृष्टि में अन्याय होता हो, लेकिन वो न्याय होते हुए दिखना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए कि आप अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से न्याय कर रहे हैं। दूसरे जस्टिस होगा, अभी एक जो है वो क्या कहते हैं, नई बिल्डिंग का शिलान्यास समारोह में गए थे और वहां जो कर्मकांड देख के जस्टिस ओका ने कहा कि न्यायपालिका को अपने किसी भी काम में, जो किसी भी नए कार्य में, नए उसमें जो है अनुष्ठान से या इस तरह के कर्मकांड से बचना चाहिए और न्यायपालिका को केवल संविधान और केवल संविधान के आधार पर ही अपना सब कुछ करना चाहिए। अब ये जज साहब लोग भी कह रहे हैं, ये क्यों हम जेपी सिंह या प्रोफेसर रतन लाल नहीं कह रहे हैं जी। ऐसी परिस्थिति में एक आदमी जिसने पिछले 2 सालों में बंगाल में टीएमसी सरकार या ममता सरकार के कई मंत्रियों को जेल भेजा हो, लगभग 22 मुकदमों में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म दिया हो और उसके विपरीत भ्रष्टाचार के मुलजिम बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश पारित न किया हो, शुभेंदु अधिकारी को बचाया हो, अपने को भ्रष्टाचार के खिलाफ मसीहा बताकर जज रहते हुए टीवी इंटरव्यू दिया हो और उन्होंने लगातार जो है वो क्या कहते हैं मतलब विपक्ष की भूमिका में जैसे भाजपा के एजेंडे को बंगाल में लगातार जो है क्या कहते हैं बढ़ाया हो
और अपने न्यायिक आदर्शों, मीडिया साक्षात्कारों से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं पर हमला किया हो, ऐसे व्यक्ति जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जिनको प्रेस इंटरव्यू देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर भी किया था और वो मामला उनके यहां से हटा दिया था, इसके बावजूद वो लगातार बेहयाई से भाजपा की राजनीति करते रहे और अगस्त 24 में रिटायरमेंट उनको होना है, अगस्त 24 में होना था, तो 24 में ही 24 चल रहा है, तो भाई मार्च चल रहा है, आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 4 या 5 महीने पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके घोषणा कर दी कि वो भाजपा में शामिल होंगे और ये भी कहा कि भाजपा के लोग उनसे मिले थे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं और अगर हमको टिकट मिला तो मैं चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकता हूं। अब वो चुनावी राजनीति में कूद गए। तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ को बताना चाहिए कि उनके पहले से जो पिछले 4, 5, 6 चीफ जस्टिसों के समय से जब तथाकथित टकराव दिखाने के लिए चल रहा था, कॉलेजियम बनाम एनएजेसी बनाम सरकार, किरण रिजिजू को हटाया भी गया और जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने भी तमाम लोगों की नियुक्ति हुई, तो क्या पूरे देश भर की जुडिशियरी में संघीय तत्वों को जज बना दिया गया है ताकि कार्यपालिका और विधायिका जो आसुरी बहुमत के कारण जो लोकतंत्र का चरित्र खो चुकी है, जहां बोलने की संसद में आजादी नहीं है, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष के माध्यम से बोली को कर्टेल किया जाता है, कटवा दिया जाता है, बाधाएं डाली जाती हैं, सदन से बाहर कर दिया जाता है, तो अब न्यायपालिका भी में भी अगर वो मिल गया और फिर मास्टर ऑफ रोस्टर के कारण केवल चीफ जस्टिस को मैनेज करने की जरूरत है कि वो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले उन्हीं जजों को सौंपे जिन जजों के बारे में पहले से मालूम है कि ये क्या फैसला देंगे। और ये हम ही नहीं, न्यायपालिका के पूर्व जज जो है, अभी जो आपका जो है वो दिल्ली में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, उसमें कहा गया था कि आखिर क्यों ये माना जाने लगता है कि अमुक जज के यहाँ ये मामला गया है तो यही रिपोर्ट, यही रिजल्ट होगा। क्यों माना जाता था कि जो है अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा के सामने में जो रिटायर हो गया, मानवाधिकार को सुशोभित कर रहे हैं, मामला जाएगा तो यही फैसला होगा। क्यों माना जाता था कि रंजन गोगोई चीफ जस्टिस जो थे, उनके यहाँ ये मामला जाएगा तो यही फैसला होगा। क्यों माना जाता था कि जस्टिस बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस खानविलकर के यहाँ मामला जाएगा तो यही फैसला होगा। क्यों माना जाता था कि जस्टिस हाईकोर्ट में जस्टिस गंगोपाध्याय के यहाँ जो है मामला जाएगा तो यही मामला होगा। मैं सिटिंग जजों का नाम उनके जो है गरिमा को बनाए रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए नहीं लेना चाहता, लेकिन आखिर क्यों ये माना जाता था? आप एक और कहते हैं कि बेंच हंटिंग हम नहीं होने देंगे, और आप ऐसे बेंच को नियुक्त करते हैं जिनके बारे में आपको भी मालूम है मास्टर ऑफ रोस्टर के नाते कि ये बेंच इस मुद्दे पर, ये बेंच इस मुद्दे पर क्या फैसला देगा। उसी में और भी जजेस हैं जिनके बारे में मालूम है कि ये रैशनल फैसला देंगे, ये तर्कसंगत फैसला देंगे, ये न्याय के हित में फैसला देंगे, ये संविधान सम्मत फैसला देंगे, ये कानून के शासन के हित में फैसला देंगे। उनके यहाँ उन मामलों को न बेच के जिनके बारे में मालूम है कि वैचारिक रूप से इनकी प्रतिबद्धता कहाँ है, उनके यहाँ अगर भेजा जाता है तो क्या आप बेंच हंटिंग नहीं कर रहे हैं? आप ईडी के मामले को एक विशेष के यहाँ सौंप रहे हैं, आप पीएमएलए, आप जो है यूएपीए के मामले को एक जज विशेष के यहाँ से यहाँ सौंप रहे हैं। अभी प्रसंगवश साईं बाबा, जीएन साईं बाबा जो 99% विकलांग हैं, जिनको इस आधार पर माओवादी लिंक में नाप दिया गया यूएपीए में कि उन्होंने डाउनलोड किया था नक्सली साहित्य, जबकि विनायक सेन के मामले में ये क्लियर हो गया है कि नक्सली साहित्य पढ़ना या नक्सली साहित्य रखना अपराध नहीं है। और विनायक सेन को उसके बाद आपने जो है वो 99% विकलांग जो आपके उस पे चलते हैं, व्हील चेयर पे चलते हैं, जो 99% विकलांग होगा उसकी स्थिति आप खुद ही समझ ले सकते हैं। उन प्रोफेसर को आपने न केवल किया बल्कि प्रोफेसर साहब को उनके कॉलेज ने भी, दिल्ली कॉलेज में जिस कॉलेज में थे, उन्होंने निकाल दिया उनको, और वो 10 साल से बेचारे जेल में हैं। उनको 2 साल पहले ये हुआ कि साहब उनके ऊपर अपराध प्रमाणित नहीं है, यूएपीए का सैंक्शन नहीं हुआ, तकनीकी आधार पर खारिज किया गया।
तुरंत वो जो है महाराष्ट्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां जस्टिस एम आर शाह जो रिटायर हो गए, जिनके बारे में माना जाता था कि वो भी प्रतिबद्धता में कहीं उनकी कमी नहीं है, उनके कोर्ट ने उस मामले को फिर से बहाल कर दिया और कहा कि इसके गुणदोष के आधार पर इसको डिसाइड किया जाए, तकनीकी आधार पर नहीं, और हमने जो ये वापस किया है इसको आप वो संज्ञान में न ले, ये जो है आप हमसे फिर डिसाइड हो गया। अब की बार गुणदोष के आधार पर डिसाइड हो गया कि उनको बरी किया जाता है। तुरंत महाराष्ट्र सरकार इतनी बेचैन हो गई क्योंकि यूएपीए पराजित हो रहा था, वो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में गई कि इसको 6 हफ्ते के लिए आदेश स्टे किया जाए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बॉम्बे को ने जो है वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट ने नहीं स्टे किया, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अभी दाखिल हुआ है, अभी कोई मामला नहीं आया कि उनका बेल कैंसिल हुई कि नहीं। फिलहाल नवीनतम सूचना के अनुसार अभी तक वो जेल से रिहा नहीं हुए, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल रिहा करने के लिए कहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस ऑर्डर को स्टे नहीं किया तो उनको अब तक रिहा हो जाना चाहिए था। वो उनको जो है बेदाग बरी कर दिया है, संदेह भी नहीं, बेदाग बरी। तो ये स्थिति है। तो सवाल इस बात का है कि अगर कार्यपालिका विधायक के साथ गोदी मीडिया तो राग दरबारी ढोलक बजा बजा के गाई रही है, अगर न्यायपालिका भी शामिल हो जाए तो आम आदमी कहाँ जाएगा? पत्रकार जिसको पकड़ लिया जाएगा वो कहाँ जाएगा? आप पत्रकार को छोड़ने में जो है साल बाद 1.5 साल को जो है मतलब कप्पन कितने दिन तक जेल में बंद रहा, फिर आपने कहा कि नहीं उसके ऊपर बंद नहीं रहा, उसको तब छोड़ा आपने। जो इतने दिन तक वो जेल में बंद रहा उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी आपकी अदालत में प्रमाणित नहीं हुआ अब्दुल करीम टुंडा का मामला, और उसको जो है अजमेर ब्लास्ट में जो है उसको रिहा कर दिया गया। अब आप कह रहे हैं हम चुनौती देंगे, लेकिन सवाल है कि जो उसको 14 साल 18 साल 20 साल बाद जो है क्या कहते हैं मतलब जो बंद करके आपने रिहा किया, आपके पास सबूत नहीं था, तो 20 साल किस लिए वो जेल में रहा? क्या आप विचारों को जेल में बंद करेंगे? मतलब शरीर के साथ आप विचार ही बंद करते हैं ना, तो आप क्या दिमाग के विचारों को जो है मतलब उसमें बंद करेंगे? तो कहेगा मतलब न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय जैसे जज जो पूरा जो है आपके वहां से वहां तक भरे गए हैं, और ये अब इसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को जवाब देना चाहिए कि जो राजनीतिक विचारधारा के जजों की भर्ती का उन्होंने समर्थन किया था, क्या वो न्यायोचित है? क्या वो न्यायोचित था? या वो भविष्य में न्यायोचित दिखेगा? आपने ये कहां कौन सी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की कि जो हम जज भर्ती करेंगे वो चाहे किसी भी फील्ड के हों, अगर हम उनको भर्ती करते हैं तो वो संविधान और कानून के शासन के अनुरूप ही फैसला देंगे, वो अपने व्यक्तिगत विचारधारा वो फैसला नहीं देंगे। उसकी कोई गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की? आखिर जस्टिस गौरी को भर्ती किया गया है, अभी तो उनका कोई उस तरह का विवादास्पद आदेश नहीं आया। कल गए उनको आप एलिवेट करके जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और वो लगेंगे ईडी और पीएमएलए और उसके ऊपर सरकार के पक्ष में फैसला देने, तो वहीं अरे और तो और ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट में हो गई है कि एक पीठ कह रही है कि आपको गिरफ्तार करते समय ही बताना पड़ेगा आधार की किस आधार पर आप जो है किसी व्यक्ति को ईडी पीएमएलए में गिरफ्तार कर रहे हैं, और वहीं 2 ही जज की पीठ, जबकि उसको 3 जज की पीठ वो रूल कर सकती है। उसका कहना है कि नहीं आप गिरफ्तार कर रहे वक्त मौखिक रूप से ही बता दिए, मौखिक रूप की कोई गवाही तो होती नहीं, हम कहते रहे कि हमको नहीं बताया, हमको नहीं बताया, आप कहेंगे हमने बताया है, और फिर उसके बाद 24 घंटे बाद उनको लिखा दीजिए जो है लिख करके, उन्होंने उनको डाइल्यूट कर दिया। 2 जज की पीठ को 2 जज ने डाइल्यूट कर दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट की दोनों में जो है वर्तमान पीठ है, कोई रिटायर नहीं हुआ है। उस पर भी मामला चल रहा है कि वो क्या कहते हैं बिल्किस बानो वाला चैलेंज हुआ है साहब, 2 जज की पीठ को 2 जज ने उलट दिया, तो ये कैसे हुआ? ये तो 3 जज के पास जाना चाहिए था। तो उसी तरह ये मामला भी है कि 2 जज की पीठ को 2 जज ने उलट दिया, ईडी वाले मामले में भी। तो सवाल इस बात का है कि आप इस तरह के जो वैचारिक जजों की नियुक्तियां कर रहे हैं, तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि न्याय स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा, सरकार के पक्ष में नहीं होगा, न्याय के पक्ष में होगा। अगर वो आदमी गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, सरकार के नजरिए से नहीं देखा जाएगा कि गलत है या सही है। तो सवाल इस बात का है कि अब बताइए आप, न्याय उन्होंने शामिल हो गए साहब, हम बीजेपी में बात हुई है, बीजेपी में शामिल हो गए, तो इतने दिन से आपके जज थे और बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या किसी संवैधानिक अदालत के वर्तमान न्यायाधीश या राजनीति में शामिल होने के लिए इस्तीफा देना उचित है? लेकिन देश के 70 साल की आबादी के दौरान
आजादी के दौरान ये पहले भी जो है क्या कहते हैं इस तरह की बातें हुई हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने 1967 में कांग्रेस के जाकिर हुसैन के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति से पहले इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी कौन कौन थे? विपक्ष में जनसंघ भी शामिल था सर, जो अभी सरकार में है, जिसकी सरकार हो गई है नाम बदल के। अपनी सेवानिवृत्त से बमुश्किल 6 सप्ताह पहले पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बहरुल इस्लाम ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में असम के बारपेटा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 1983 में इस्तीफा दे दिया। फिर भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और ये भी कहा कि सब उनसे भाजपा के लोगों ने संपर्क किया था। अब आप समझिए कि अभी इस्तीफा दिया तब कहा कि संपर्क किया था, मतलब वो जब जज थे तभी संपर्क किया था, तभी से वो भाजपा के संपर्क में थे। तो उनके जितने भी न्यायिक निर्णय हैं पिछले 5 साल के, 2 साल नहीं 5 साल के, उसकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए कि कितने में उन्होंने पूर्वाग्रह पूर्ण जो है वो क्या कहते हैं आदेश पारित किए हैं, फैसले दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भीतर से उनकी पहले से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही थी, वो चुनाव लड़ने के लिए व्याकुल हृदय थे, और वो लगातार जो पिछले 2 साल से घोषित रूप से, उसके पहले 2-3 साल से घोषित रूप से जो फैसला दे रहे होंगे वो न्याय की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले कई मामलों को, कई पुराने चीफ जस्टिस और जजों के मामले को फिर से कस के देखा गया है, पुनरीक्षित किया गया है, फैसला उल्टा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए पिछले 5 साल के मामलों को देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जुडिशियरी में इस तरह का मामला होता है तो न केवल बेंच, बार भी जो है राजनीतिक विचारधारा से बटा रहता है। तो जो राजनीतिक विचारधारा विशेष होते हैं, उनकी विचारधारा विशेष के फैसलों के प्रति जो है वो क्या कहते हैं एक जो है मोहग्रस्तता रहती है, वो उसका विरोध नहीं करते। लेकिन न्याय के हित में जरूरी है कि उनके फैसलों को फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए, उसको जो है कसौटी पर कसा जाना चाहिए कि ये फैसले मेरिट के आधार पर हैं या पूर्वाग्रह के आधार पर। तो सवाल इस बात का है कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने तो वही कमाल कर दिया है आपसे बताने, और बिना किसी शर्मिंदगी के। जी, एक बात और है कि पहले 2 जजों का जो आपने रेफरेंस दिया, उन्होंने ये खुलासा नहीं किया था कि मैं पार्टी से मैं संपर्क में था जज रहते हुए तब मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। दिलचस्प ये है कि ये खुलासा कर रहे हैं कि मैं बीजेपी के संपर्क में था, यानी कि बीजेपी को खुश करने के लिए जो फैसले दे रहे थे, कानून सम्मत नहीं था। जी नहीं, लेकिन एक प्रसंगवश मैं आपको बता दूं, जब वो जबलपुर वाले जजेस का फैसला आया था और जस्टिस खन्ना ने उससे असहमति व्यक्त की थी, तो ये माना जा रहा था कि बाकी जजेस जो है वो कांग्रेस की लाइन में है और जस्टिस खन्ना जो है विपक्ष विशेषकर जनसंघ की लाइन में है। तो ये जो है उस समय माना गया था, कहा किसी ने मुंह जबानी नहीं था, उनको जो है वो लोकतंत्र का पहरुआ बना करके जो है वो मतलब मीडिया ने प्रचारित किया जस्टिस खन्ना को। उनके पुत्र या भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना इस समय सुप्रीम कोर्ट को सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था चुनाव याचिका में, जस्टिस जेएमएल सिन्हा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जस्टिस जेएमएल सिन्हा रिटायरमेंट के बाद भारत विकास परिषद के मंचों पर भाषण करते थे। भारत विकास परिषद भी जो है संघ का एक अनुसांगिक संगठन है। तो इसलिए जिस दिन वो भारत विकास परिषद के मंच से उन्होंने संबोधित करना शुरू किया, उस दिन से उनके भी जजमेंट की शुचिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया। और मैं किसी भी पार्टी का चवनिया मेंबर नहीं हूं, मैं डेमोक्रेट हूं, मैं तटस्थता के साथ बात करता हूं। तो मुझे ये बात बहुत खटकी कि ये क्या मतलब क्या कहते हैं, इन्होंने भी नारंगी चड्डी पहन रखी थी इसलिए इंदिरा गांधी को इन्होंने हरा दिया। इनके पूरे जजमेंट पर ये गंभीर सवाल उत्पन्न हो गया था। हालांकि उनके भी एक पुत्र जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय जज है, जस्टिस जेएमएल सिन्हा। जी
ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का ये कहना कि अगर इस तरह से राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर अपॉइंटमेंट अगर जी जी नहीं हो तो पूरा खाली हो जाए। तो एक बात जी ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है, जी। लेकिन यह हाँ, वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई सिस्टम है कि आपके जो फैसले होंगे संविधान के अनुरूप होने चाहिए, राजनीतिक विचारधारा अनुरूप नहीं होने चाहिए? सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के, हाई कोर्ट के जजों के लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स होता है? हम्म। जिस समय वो क्या कहते हैं आपके सीधे जुडिशरी में बाहर से चुन करके आते हैं, तो क्या उनके लिए कोई जो है वो अनुकूलन क्लास होता है कि उनको जो है क्या कहते हैं 1 हफ्ते 15 दिन के लिए उससे गुजरना पड़ेगा, फिर उनको जो है क्या कहते हैं ओरिएंटेशन कोर्स। मामले सौंपे जाएंगे? हम्म। अचानक वो जो है बेंच के इधर से बेंच के उधर चले जाते हैं, बेंच पे चले जाते हैं और फिर अचानक फैसला सुनाने लगते हैं। ये वो वकील हैं जिन वकीलों के स्वयं के मामले में कभी उनके पक्ष में कभी उनके विपक्ष में फैसला होता रहा है। तो क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि इनको भी जो है जब ये जज के रूप में नियुक्त हो तो एक जो आपके लोअर जुडिशरी से आ रहे हैं उनके लिए दूसरा रिफ्रेशर वो मतलब वो कोर्स हो, अनुकूलन कोर्स हो, और इनके लिए दूसरा हो, और होने के बाद एक 3 साल 5 साल के बाद इनका जो है वो भी हो क्या कहते हैं मतलब पूरा महीने 2 महीने का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिग्री, कॉलेज के लेक्चरर, इन तक का होता है। रेलवे के जो है अधिकारियों कर्मचारियों का होता है, इनका क्यों नहीं होता? जो लोग सीधे हम्म। जज बनाए जाते हैं उनका क्या जो है वो, आप आर्मी में जब जाते हैं ऑफिसर बनने के लिए तो जो बोर्ड होता है उसमें आर्मी ऑफिसर के रूप में ही एक साइकियाट्रिस्ट, वो भी उनका एक जो है अंदरूनी कैडर है जिसको बैठाया जाता है जो आपके प्रश्नों के जवाब देख करके, और फिर जब वहां सिलेक्शन में जब अधिकारी के रूप में सिलेक्शन होता है तो कम से कम 2 चरण होता है। एक चरण में आपका प्रारंभिक सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपको कुछ लोग उन्हीं जो लड़के हैं उन्हीं के साथ रखा जाता है, उन्हीं की निगरानी में वहां के आपके चयन स्थल की निगरानी में, और फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। फिर आप सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, आपने तो सब प्रश्नों के जवाब दिए थे। लेकिन जो आप प्रश्न जिस तरह जवाब देते हैं तो साइकियाट्रिस्ट ये निर्धारित करता है कि अब ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो जाएंगे फ्रंट पर, और फ्रंट पर जो है आमने सामने बंदूक देख के आपके मन में अर्जुन की तरह जो है वो क्या कहते हैं परिवार मोह पैदा हो जाएगा, तो कृष्ण कहाँ से आएंगे आपको भाषण देने के लिए, गीता हम्म। पढ़ाने के लिए? तो पहले ही आपका साइकियाट्रिस्ट टेस्ट हो जाता है कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा, आपकी में मानसिक दृढ़ता उतनी है कि नहीं है। जी भी सर, तो एक इस सवाल तरह का और है। साइकियाट्रिस्ट टेस्ट क्यों नहीं होता कि जो ये है आपका क्या कहते हैं कि इनका माइंड सेट क्या है? हम खुद कह रहे हैं कि किसी भी आरएसएस या किसी भी कम्युनिस्ट या किसी भी कांग्रेसी या किसी भी विचारधारा या तटस्थ विचारधारा या आस्तिक नास्तिक किसी को भी आप जो है मतलब नियुक्त करें, लेकिन उसकी कम से कम जो है वो आपकी जुडिशियल प्रतिबद्धता तो जो है वो संविधान और क्या कहते हैं कानून के शासन के प्रति होनी चाहिए। वहां विवेकाधीन आपके अधिकार की तरह जो है क्या कहते हैं आपकी राजनीतिक विचारधारा तो नहीं, उसके ऊपर जो है वे आपकी व्यक्तिगत जो है वो जो आपका राग द्वेष है वो तो उसके ऊपर नहीं जो है क्या कहते हैं आरोपित होना चाहिए। देखिए, प्रसंगवश इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहावत है कि एक जस्टिस साहब थे, वो मर्डर के मुकदमे में लीनियंसी बरतते थे कि एक आदमी ने गला काटा, गला काटने के बाद मुंड लेके हाथ में ऐसे पूरे मार्केट में घुमा दिखाने के लिए, और नंगी तलवार या नंगी कटार या नंगा रिवॉल्वर लेके कि जो है जो हम अगर ये करेगा गवाही देगा हमारा विरोध करेगा तो हम मुंड काट देंगे, उसकी जमानत तकनीकी आधार पर वो दे देते। लेकिन अगर कोई चोरी का मामला, तब चोरी का मामला हाई कोर्ट तक जाता था तो लोअर कोर्ट में ही निपट जाता है। चोरी का मामला अगर उनके यहाँ आ जाता था तो मैक्सिमम पनिशमेंट देते थे, क्यों? उनके घर में चोरी हुई थी। तो सवाल इस बात का है कि ये चर्चा का विषय है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये बीजेपी सिंह अपने मन से नहीं कहने का स्टोरी बनाकर। तो सवाल है कि इतना पूर्वाग्रह कि चोरी वाले की सजा को आप इनहेंस करके उतना कर देना है, और इतना हीनियस क्राइम भी अगर मुंड हाथ में लेके घूम रहा है, इससे हीनियस क्या होगा, या इससे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्या होगा, या इससे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या होगा? उसको आप जमानत दे दे रहे हैं और आप जो है क्या कहते हैं मतलब चोरी वाले को इनहेंस कर दे रहे हैं। तो इस तरह पूर्वाग्रह से जो है क्या कहते हैं मतलब जो जब जज लोग ग्रस्त हो जाते हैं, राजनीतिक विचारधारा से ग्रस्त हो जाते हैं, राजनीतिक विचारधारा से, या वो सोचते हैं कि वो जज ही जो है वो राजनीतिक विचारधारा के कारण बने हैं, उनकी लॉबिंग से बने हैं, और काफी दिनों से जो है ये अंदर खाने चल रहा, ऊपर दिखाने के लिए नहीं कि 10 जज हैं तो दो दो तीन चार तुम्हारे जज बन गए, 2 3 4 हमारे जज बन गए,
जो कॉलेजियम में शामिल हैं, एक आध दो उनके रिकमेंडेशन से बन गए, एक आध दो उनके रिकमेंडेशन से बन गए। ये निराधार नहीं है सर, कि जब कॉलेजियम से जो है चुनाव होता है तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ जातियों के जजों का वर्चस्व होता है, कुछ जातियों के जजों का वर्चस्व होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। हाँ, बढ़ता भी है। और जो उसके उसके छत्रप लोग हैं, भले वो जो है जज ना हो, वो उसको मैनेज करते हैं। आपसे बता रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, इस जाति के जजेस की जो है मतलब वो जो है उसमें भर्ती होती रहे। आपसे बता रहे हैं, मिला तो जुला इसको के क्या करेंगे सर? हाँ नहीं, और ये भी देखिए, आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा ब्राह्मण, जस्टिस गांगुली ब्राह्मण, जस्टिस ब्रोबोले ब्राह्मण, जस्टिस चंद्रचूड़ ब्राह्मण, और वो हमारे ख्याल से रमन्ना साहब जो है वो शायद वहां के कुछ रेड्डी या जो भी हो, रेड्डी वगैरह थे, रेड्डी या कुछ। हाँ हाँ। और ये जो अभी दो तीन चार जजों में लगातार जो है जो पार्टी लाइन पर जिनके जजमेंट की चर्चा हो रही है, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस गंगोपाध्याय, ये सब भी संयोग से ब्राह्मण। सब फार दी ब्राह्मण, आप दी ब्राह्मण, बाई दी ब्राह्मण, समझे आप? इसको चाहे ऊपर नीचे किधर से भी चलिए, ब्राह्मण जरूर रहेगा उसमें। तो ये भी जनेऊ लीला कह सकते हैं। ये जो आप फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जनेऊ लीला ना, तो ये भी जनेऊ लीला कह सकते हैं। यहाँ पे बता रहे, हो सकता है कि वो जो है राजनीति में शामिल होने के पहले काली जी के यहाँ जा करके काली मठ में जो है दर्शन करें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के बहुत सारे विवादास्पद फैसले रहे हैं और उससे जुड़ गया है। हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। तो मिला जुला कर ये कहा जाए कि न्यायपालिका अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल रहा है, और ये तो डिजिटल जमाना है। अब तो ये नहीं कि खाली वकील लोग खाली समझेंगे बात को, अब तो आम जनता के बीच भी जा रही है कि जजेस क्या कर रहे हैं, किस तरह से फैसले दे रहे हैं, सरकार के दबाव में दे रहे हैं, अपने व्यक्तिगत लालसाओं की पूर्ति के लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर उसकी हत्या करके फैसले दे। जस्टिस कर्णन दलित नहीं होते तो हो सकता है कि जुडिशरी से नहीं निकाले जाते जी, जेल भेजने का आदेश नहीं होता। इसी सब तरह के मुद्दे वो उस समय तो उठा रहे थे, जो है क्या कहते हैं, जब उनको दंडित कर दिया गया। क्या अभिजीत गंगोपाध्याय, अगर अभिजीत गंगोपाध्याय की जगह अभिजीत कर्णन होते तो क्या इनको ये पिछले 5 साल में स्वतंत्रता होती कि वो लगातार जो है वो क्या कहते हैं पार्टी विशेष का एजेंडा चलाते जज की कुर्सी पर बैठ के? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जो जज की कुर्सी पर बैठ के पार्टी विशेष का जो है एजेंडा चलाते हैं, या जिनके बारे में बिल्कुल क्लियर कट पूरे जुडिशियरी में जो है आपका जो वकील तंत्र है उसको मालूम है, न्यायिक पीठ में जो बैठते हैं उनको मालूम है कि ये जो है प्रतिबद्ध वैचारिक जज हैं, उनके यहाँ सरकार के पक्ष वाले मुकदमे क्यों भेजे जाते हैं रोस्टर से? क्यों? जी, तो आप कहेंगे साहब उनको जज बनाया, तो जज आपने क्यों बनाया है? कि जो चीन चीन के फैसला देते हैं, जो कानून चीन चीन के फैसला देते हैं, व्यक्ति चीन चीन के नहीं, कानून चीन चीन के सामने, चाहे जो कानून को उन्होंने चीन लिया कि ये सरकार के पक्ष में है तो सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं। जी चलिए सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, बहुत शानदार डिस्कशन के लिए। और ये जजेस के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, इस समीक्षा आपकी भी होगी। आप जुडिशरी कोई खुदा नहीं है, इस देश में जो चल रहा है जनता के सामने है, जनता ही खुदा है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नमस्कार।